नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आज की इस कक्षा में। आज अपना टॉपिक रहेगा पादप कोशिका और पादप कोशिका से संबंधित आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एक चीज के ऊपर डिस्कशन करना चाहूंगा। देखिए, अभी आरएस का पेपर हुआ था और प्रश्न बहुत डीप में आए थे जीके के, ये सही बात है। और इसके बाद से यूट्यूब पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक शिक्षक कुछ बोलता है, दूसरा शिक्षक कुछ बोलता है, काफी सारी चीजें आई हैं सामने। कुछ ये कहते हैं कि आपको बहुत गहराई में जाके अब अध्ययन करना पड़ेगा, शिक्षक को बहुत गहराई में जाके अध्ययन करवाना पड़ेगा। तो मैं एक चीज आपको पूछना चाहता हूं, जो हृदय का टॉपिक है, ठीक है, हृदय का जो टॉपिक है, ये टॉपिक 3rd ग्रेड में भी आता है, साइंस 2nd ग्रेड में भी आता है, 1st ग्रेड में भी बायोलॉजी में आता है। इसके बाद में डॉक्टर की तैयारी करने वाले बच्चे भी इसको पढ़ते हैं, और जो डॉक्टर बनते हैं वो अलग से हार्ट के विशेषज्ञ बनते हैं, वो भी इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या सब एक ही लेवल का पढ़ते हैं? क्या डॉक्टर को जो पढ़ना होता है, क्या वही 3rd ग्रेड में पढ़ें, या 1st ग्रेड में जो हार्ट में अपने पढ़ते हैं वो सारा का सारा 3rd ग्रेड में पढ़ें? क्या ये सही है? मुझे तो नहीं लगता ये सही है। डीप में जाने का ये मतलब नहीं है कि आप सारा कुछ घोट के पी जाओ। ऐसी किताब जिसमें सारा कुछ इधर उधर से लेकर डाल दिया, वो किताब क्या बेस्ट हो सकती है? क्या वो आपके लिए तो बेस्ट नहीं हो सकती। हो सकता है कि वो एक पढ़ाने वाले के लिए, या आप ये समझें कि जिसको जो कोई टीचर लग चुका है और उसको स्कूल में बच्चों को बताना है, या कोई प्रोफेसर है उसको कुछ बताना है, तो उसके लिए वो किताब है कि सब कुछ उसमें दे रखा, वो बुक उसके लिए ठीक है, लेकिन आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए वो किताब अच्छी है जो आपकी स्तर की बात करती हो। जैसे अपने ग्रेड 3rd का जो पेपर बनता है वो लास्ट है 12वीं क्लास की किताबें, उससे बाहर पेपर नहीं जाता है साथियों। तो फिर आप इसी लेवल में जो चीजें दे रखी हैं वही पढ़ो ना, उससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता कहां पर है। हाँ, ये जरूर है कि अब इतनी हवा ऐसी बना दी गई है कि भाई बाहर से भी पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा और वो पढ़ना पड़ेगा, सारा का सारा हथकंडा कोर्स बेचने का, किताबें बेचने का है। समझ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो आपकी इच्छा है ना। बाकी प्रश्न आज तक जो आते गए हैं जिस हिसाब से, उसी हिसाब से ग्रेड 3rd में आगे आएंगे। ये आप आने वाली भर्ती में भी देख लोगे, आप रीट में भी देख पाओगे। पेपर बनेगा तो किताबों से बाहर नहीं जाएगा। किताबों से भी ऐसे प्रश्न निकाले जा सकते हैं जो आपसे हल नहीं होंगे, क्योंकि हम किताबों को तो पढ़ते ही नहीं हैं। हम तो जो मार्केट में कोई नई गाइड आ गई तो उसको ले आए, कोई नई किताब आ गई तो उसको ले आए। जरूरी थोड़ी है वो किताब वाला वो हर एक चीज को वो आपके लिए रख देगा खोल के। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप एनसीईआरटी बुक्स को तो देखो, कम से कम जो बोर्ड में अभी बुक चल रही हैं उनको तो देखो आप। मैं साइंस वालों की बात तो नहीं कर रहा, आर्ट्स की भी ये चीज है। बच्चे देखते ही नहीं है खोल के किताबों को, सारा कुछ शिक्षक ही करके उनको दे दे, ऐसी धारणा बच्चे की हो गई है। अब नाम तो नहीं लेना चाहिए, मेरे को मैसेज आते हैं बच्चों के कि सर कौन सी गाइड लेके आए, आप ही बता दो सर। मैंने ये कहा कि भाई आप मार्केट में जाके देखो और फिर पता चलेगा आपके लिए कौन सी गाइड अच्छी है और कौन सी नहीं है। नहीं सर आप ही बता दो, जो सब्जेक्ट मेरा है नहीं उसकी गाइड में कैसे सजेस्ट करूं, बताओ आप। तो ये सारी चीजें बहुत डिपेंडेंट हो रहे हैं अपने दूसरे के ऊपर, ये गलत चीज है। चलिए बहरहाल शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अपना, मैं तो यही कहूंगा अभी कि लेवल को मत छोड़िएगा, लेवल के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। आपको 1st ग्रेड की तैयारी करनी है तो उस हिसाब से, 2nd की करनी है तो उस हिसाब से, और ग्रेड 3rd की कर रहे हो तो ग्रेड 3rd के हिसाब से पढ़ाई करिएगा। अदरवाइज समस्याएं आपको खुद को ही आएंगी, दूसरा फिर उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। चलो जी, पहला प्रश्न अपना, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? पहला, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिका की रक्षा करती है। दूसरा है क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती हैं। तीसरा, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। और चौथा ऑप्शन है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। देखिए साथियों, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। कवक में भी कोशिका भित्ति होती है, जीवाणु में भी होती है। आगे इसके ऊपर एक प्रश्न आएगा, उसमें थोड़ी ज्यादा चर्चा करेंगे, अभी
इतनी बात देख लेते हैं कि जंतु कोशिका में देखिए कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, पादप कोशिका में पाई जाती है। इसका कार्य क्या है? तो यही इसका सही जवाब है, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिका की रक्षा करती है। साथियों, जब एक पादप कोशिका को अपने तनु जलीय विलयन में डालते हैं तो जल उसके अंदर प्रवेश करेगा, जाहिर सी बात है। वो कोशिका, पादप कोशिका फिर फूलने लगेगी और फटेगी नहीं वो कोशिका। क्यों? क्योंकि जो कोशिका भित्ति है वो एक प्रकार से काफी मजबूत होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, इसकी वजह से वो फटने नहीं देगी उसको। तो एक निश्चित आकृति भी प्रदान करती है इसको कोशिका भित्ति। तो इसलिए ये ज्यादा सही आंसर है यहाँ पे, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। यही इसका आंसर होगा। कोशिका, पादप की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है। और कोशिका भित्ति में 2 परतें पाई जाती हैं, जिनके मध्य लेमेला, ठीक है, लेमेला नामक एक दीवार मान सकते हो आप, होती है। लेमेला नामक दीवार होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका को आकृति प्रदान करना और जो प्रोटोप्लाज्म है यानी कोशिका द्रव्य जो उसके अंदर है उसकी रक्षा करना। ये कोशिका भित्ति के कार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए होगा। ये आया हुआ प्रश्न है। अब प्रश्न बहुत अच्छे स्तर का भी है और जिसका पहले पढ़ा हुआ उसके लिए आसान है, जिसने एनसीईआरटी पढ़ ली उसके लिए भी आसान है। तो किताबों को पढ़ोगे तो चीजें आसान होंगी, नहीं पढ़ोगे केवल नोट्स ले लिए टेलीग्राम से और बस चलने दिया काम, तो फिर तो भैया दिक्कत ही दिक्कत है। प्रश्न नंबर 2 है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन 2 कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? यानी केंद्रक जो होता है ना कोशिका के अंदर, केंद्रक के पास खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होते हैं। केंद्रक के अलावा ऐसे और कौन से कोशिकांग हैं जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है? तो वो है साथियों माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही जवाब रहेगा। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलो, हरित लवक, लवक जो होते हैं वो पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 3 है अपना, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? तो साथियों ये तो पाइरुवेट का विखंडन वगैरह वो ये सारा कुछ तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्रिया। पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, जब जंतु कोशिका के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे हमने। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं उनको पादप कोशिका में कहाँ स्टोर किया जाता है, कहाँ संचित किया जाता है? गोल्जिकाए में, रसधानियों में, लाइसोसोम में या डी माइटोकॉन्ड्रिया में? तो साथियों अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर रसधानियों में संचित किया जाता है, वैक्यूब्स में संचित स्टोर किया जाता है, ठीक है। और पादप कोशिकाओं में रसधानियां जल संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती हैं। और कभी कभी जो ये आपकी रसधानियां हैं या रिक्तिकाएं हैं, रिक्तिका भी बोलते हैं इनको, पादप कोशिका के अधिकांश आंतरिक स्थान को ये घेर लेती हैं क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती हैं। सबसे बड़ा कोशिकांग पादप कोशिका में ये रिक्तिका यानी रसधानियां ही होती हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर इसका रहेगा, ठीक है ना। चलो जी, प्रश्न नंबर 5, पर्णहरित यानी जिसको क्लोरोफिल भी बोलते हैं, पर्णहरित, हाँ जी, पर्णहरित वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? हरित लवक में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या राइबोसोम में? सभी को पता है हरित, पर्णहरित जो वो हरित लवक में पाया जाता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल हरित लवक में पाया जाता है। यानी कि हरित लवक, पर्णहरित जो वो जंतु कोशिका में नहीं होता क्योंकि लवक नहीं होता वहां पे। चलो, प्रश्न नंबर 6 है, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। प्रश्न नंबर 6, जब आप किसी पादप कोशिका
कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु जलीय माध्यम में रखते, अत्यधिक तनु यानी पतला, यानी जिसमें जल की मात्रा बहुत अधिक हो, तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेंगी किंतु फटेंगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब को सहन करने में सहायता करता है? अब देखिए यहां पे गलती हुई है प्रश्न में। जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जंतु कोशिका लिखो, यहां पे जीवाणु की जगह क्या आएगा? जंतु कोशिका। ठीक है, जंतु कोशिका को अत्यधिक तनु जलीय माध्यम में रखते हैं तो पादप और कवक कोशिका जो है वो नहीं फटेंगी, लेकिन जंतु कोशिका फट जाएगी। ऐसा किस वजह से होता है और कौन सी ऐसी चीज है जो इनको फटने में एक प्रकार से इनको फटने नहीं देती, किस कवक कोशिका और पादप कोशिका को? केंद्रक, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका भित्ति? तो कोशिका भित्ति इसका सही जवाब रहेगा। कोशिका भित्ति जो है उसकी वजह से, है ना, ऐसा नहीं होगा और पादप कोशिका और कवक कोशिका जो वो फटेंगी नहीं, है ना। पहले ही प्रश्न में हमने इसको डिस्कस भी किया था कि कोशिका भित्ति जो है ना, कोशिका भित्ति केवल पादपों में होती है और ये सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है पादपों में। तो कोशिका भित्ति थोड़ी सेल्यूलोज की बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होती है और सेल्यूलोज क्या है? एक मजबूत पदार्थ है, कठोर पदार्थ है, जिसकी वजह से जब पानी इसके अंदर जाएगा, है ना, तनु माध्यम में जब इसको डालेंगे, पादप कोशिका में या कवक कोशिका के अंदर पानी जब जाएगा तो वो फूलेगी जरूर, लेकिन कोशिका भित्ति थोड़ी मजबूत होती है कोशिका झिल्ली की बजाय, क्योंकि जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होती है, तो कोशिका झिल्ली जल्दी फट जाती है क्योंकि वो दुर्बल होती है, कमजोर होती है। लेकिन कवक कोशिका और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाएगी जो काफी अधिक फूलने के बाद भी कोशिका को फटने से बचाती है। ठीक है, तो ऑप्शन है डी सही होगा इसमें। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्ण लवक या जीव द्रव्य? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिकाओं में स्टार्च, प्रोटीन, तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? तो साथियों, संग्रहण हरित लवक में तो आपका क्लोरोफिल वगैरह होता है, भोजन बनाने का कार्य वहां पे होता है। संग्रहण कौन करता है? अवर्णी लवक करते हैं। साथियों, पादप कोशिकाओं में ही लवक पाए जाते हैं, हमें पता है। और लवक जो है उसके 3 प्रकार होते हैं, जिसको अपने लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड भी बोलते हैं। प्लास्टिड के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक, एक होता है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। साथियों, जो ल्यूकोप्लास्ट है यानी कि अवर्णी जो लवक है, उसमें 3 प्रकार के खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री, स्टार्च है, प्रोटीन है, वसा है, इसको संग्रहित करने का कार्य कौन सा प्रकार का लवक करता है? वो ल्यूकोप्लास्ट करता है। ठीक है ना। तो अवर्णी लवक जो होता है उसमें कोई रंग नहीं होता, इसीलिए उसको रंगहीन लवक भी कह देते हैं या अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है ना। और ये सूर्य के प्रकाश से दूर पौधे का जो अंधेरा भाग है, डार्क साइड है जो पौधे की, वहां पाया जाता है। तो इसका सही जवाब रहेगा अवर्णी लवक, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। चलो, प्रश्न नंबर 8 है, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? विशेष झिल्लियों पर, हरित लवक में, कोशिका के कोशिका द्रव्य में या प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन यानी इनफोल्डिंग साइड में? कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु का नाम क्या है? एक आधे का नाम अगर आपने को पता हो तो अच्छी बात है। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, जिसको हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है। ठीक है ना। और इसमें जो प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक है हरित लवक, वो कहाँ पाया जाएगा? प्रकाश संश्लेषी वर्णक वो पाया जाएगा प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन यानी इनफोल्डिंग साइड में, प्लाज्मा झिल्ली के इनफोल्डिंग में पाया जाता है।
अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 8 में। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? कौन सा वर्णक है जो फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? हीमोयासिन, साइनिन, हीमोसाइनिन, मेरोसाइनिन, इंडोसाइनिन या एंथोसाइनिस? कौन सा वर्णक होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथोसाइनिस। एंथोसाइनिस जो है वो फलों और सब्जियों के रंगों के लिए जिम्मेदार है। फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण एंथोसाइनिन वर्णक के द्वारा किया जाता है। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिस लिख दिया गया, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो है वो जैसे जामुन है, प्याज भी अपना सब्जी में, अनार, अंगूर, टमाटर। टमाटर साथियों एक फल है, सब्जी नहीं है, ये भी ध्यान में रखें। टमाटर अपने सब्जी मानते हैं लेकिन है क्या है? फल है। टमाटर है, चोकोबेरी है। तो ये जो है इनके वर्णक रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? एंथोसाइनिन जिम्मेदार है। जबकि हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन क्या है साथियों? हीमोसाइनिन जो है वो रक्त को नीला बनाता है। रक्त को क्या बनाता है? नीला। क्योंकि इसमें लोहे की जगह तांबे की मात्रा इस प्रकार के ब्लड में ज़्यादा होती है, तो नीला रंग उसका हो जाता है। जैसे ऑक्टोपस है, मकड़ियाँ हैं, केकड़े हैं, बिच्छू हैं, है ना, इनमें रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता बल्कि हीमोसाइनिन पाया जाता है। हीमोसाइनिन ब्लड को नीला बनाता है और आपका हीमोग्लोबिन जो हमारे रक्त में पाया जाता है वो रक्त को लाल बनाता है। ठीक है ना, जो कशेरू की और कुछ अकशेरू की जीवाणुओं में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसके अलावा हीमोइरेथ्रिन नाम का एक पदार्थ है जो रक्त को गुलाबी बनाता है। हीमोइरेथ्रिन, हीमोइरेथ्रिन, इरेथ्रिन, हीमोइरेथ्रिन। हीमोइरेथ्रिन जो है वो रक्त को गुलाबी बनाता है। हीमोइरेथ्रिन रक्त को गुलाबी बनाता है, हीमोग्लोबिन रक्त को लाल बनाता है, और हीमोसाइनिन जो है वो रक्त को नीला बनाता है। मकड़ियों वगैरह में पाया जाता है। ठीक है ना, चलो तो लिख लीजिएगा ये पॉइंट्स कुछ। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? डी, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन की वजह से फलों और सब्जियों का रंग जो वो डिसाइड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने वाला वर्णक क्लोरोफिल ही है। सीधा सीधा आंसर, इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं, आसान प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार है? टमाटर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार, टमाटर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार साथियों कौन सा होगा? बीटा कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो टमाटर के लाल रंग के लिए लाइकोपिन। ठीक है ना, तो लाइकोपिन का है ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपिन जिम्मेदार है। इसके अलावा साथियों जो गाजर है उसके नारंगी रंग के लिए कैरोटीन, मिर्च के तीखेपन के लिए कैप्सेसिन, मिर्च का जो तीखापन है ना उसके लिए कौन कौन सा पदार्थ जिम्मेदार है? कैप्सेसिस जिम्मेदार है। गाजर के नारंगी रंग के लिए कैरोटीन जिम्मेदार है। कैरेट बोलते हैं ना अपने गाजर को, तो कैरोटीन जिम्मेदार है इसके लिए, इसके नारंगी रंग के लिए। और जो प्याज का गुलाबी जो रंग होता है उसके लिए एंथोसाइनिन जिम्मेदार है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर रहेगा, लाइकोपिन। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? यानी ऐसे ऑप्शन को अपने को देखना है जिसमें जो कोशिकांग दिए गए हैं वो दोनों जंतु और पादप दोनों में उपस्थित होने चाहिए। कोशिका कला दोनों में होती है, हरित लवक नहीं, हरित लवक केवल और केवल पादप कोशिका में होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं होती, जंतु कोशिका में नहीं होती है, पादप कोशिका में होती है। कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो कोशिका कला, कोशिका कला जो है वो तो दोनों में होगी, कोशिका द्रव्य में भी दोनों में होगा, केंद्रक भी होगा। तो ऑप्शन सी सही है बिल्कुल, जंतु और पादप कोशिका दोनों में होते हैं।
कोशिका भित्ति वापस जंतु कोशिका में नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, पौधों को पराबैंगनिक विकिरण से होने वाले हानि से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? ऐसे वर्णक का नाम बताओ जो पौधों को यूवी रेज से होने वाले, अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले खतरे से बचाता है। जेंथोफिल, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइकोसाइनिन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर होगा कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड जो है वो यूवी रेज से पौधे को बचाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में आप जरूर से जरूर रखना। इसके बाद में पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? साथियों, अर्धसूत्री विभाजन जो वो जनन कोशिकाओं में होता है। जनन भाग कौन सा है पौधे का? पुष्प है। तो देखिए, पररोह शीर्ष नहीं होगा, मूल शीर्ष नहीं होगा, पर्ण कोशिका नहीं होगा, ये होगा परागकोश। परागकोश फूल से संबंधित है ना। तो ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन के लिए। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, सेल्यूलोज की, पेप्टिडोग्लाइकेन की या उपरोक्त सभी। तो देखिए, कवक की कोशिका भित्ति के बारे में पूछा है अपने को। साथियों याद रखिएगा, पादपों की जो कोशिका भित्ति है मैंने आपको बताया सेल्यूलोज पेक्टिन की बनी होती है। इसी प्रकार से जो कवक है उसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और जो जीवाणु हैं उनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। साथियों, जीवाणु भी एक टाइप का पादप है, ठीक है ना। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन, ये पेप्टिडोग्लाइकेन जीवाणु की कोशिका भित्ति इससे बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनाने वाला पदार्थ है। कोशिका भित्ति बनाने वाला पदार्थ, ठीक है। चलो, इस प्रकार से आपका यहां आंसर हो जाएगा काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति, कैसे कवक कैसे काइटिन। पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टिन। सी आपका है पेप्टिडोग्लाइकेन, जो जीवाणु कोशिका भित्ति, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनाने में सहायक है, या जीवाणुओं की कोशिका भित्ति इसी से बनी हुई होती है। तो ये साथियों 15 महत्वपूर्ण प्रश्न थे पादप कोशिका से संबंधित। और जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है वो पहले ही प्रश्न में हमने चर्चा की किसकी बनी हुई होती है, वो आपके सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी हुई होती है। और ये कोशिका को बाह्य पर्यावरणीय कारकों से बचाने में मदद करती है। तो साथियों, इस प्रकार से आपके ये 15 के 15 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे से ये प्रश्न समझ में आए होंगे। मैं ये नहीं कहता कि प्रश्न बस इतने ही बनते हैं पादप कोशिका में, लेकिन एक समझ जरूर आपकी बनी होगी पादप कोशिका के प्रश्नों से संबंधित, क्योंकि ये सारे प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। तो आए हुए प्रश्नों को जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि प्रश्न किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं एक ही बात कहूँगा, बिल्कुल बेशक हमारे जो नोट्स हैं वो अपने आप में परिपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा कहता हूँ, पहले भी जब पढ़ाता था तब भी कहा मैंने कि एनसीईआरटी, ठीक है, इन बुक्स को जरूर पढ़ो आप, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी किताबों को आप जरूर पढ़ो। जब अगर बोर्ड में किताबें चेंज भी हो जाए अपने राजस्थान बोर्ड में भविष्य में, तब भी उन बुक्स के अलावा इन बुक्स को आपको देखना चाहिए। यानी कि ये किताबें आधार होती हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत सारी हैं, ठीक है ना। तो दूसरा एक अपना जो स्तर है एग्जाम का, उस हिसाब से भी हमें पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि हम स्तर को भूल करके और सब कुछ ही पढ़ रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनमें सब कुछ पढ़ना होता है, कुछ टॉपिक होते हैं जिनमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। जैसे करंट है, मान लो करंट का टॉपिक, जो करंट मतलब बिजली, वो विद्युत वाला नहीं, वैसे करंट का जो समसामयिक घटनाएं हैं, तो इन समसामयिक घटनाओं में जैसे राजस्थान का करंट अपने आता है ग्रेड 3 में, तो उसमें डेप्थ में आपको देखना पड़ सकता है, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है उसमें, है ना।
और आपके टॉपिक दे दिया, जैसे जीके में एक टॉपिक है राजवंश का, राजवंश में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि राजवंश को पूरा ही पढ़ लो, राजवंश को छोड़ भी सकते हो आप, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है, एक आधा प्रश्न मिलेगा ये निश्चित है, उससे ज्यादा नहीं। तो फिर इतनी मेहनत क्यों करनी, क्योंकि एक टॉपिक राजवंश अलग एक टॉपिक है और पूरी हिस्ट्री एक तरफ, 50-50 है दोनों, अकेला राजवंश और अकेली बाकी आधी बची हिस्ट्री बराबर है। राजवंश को स्किप किया जा सकता है ग्रेड 3 में, कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत सारे लोग जो सिलेक्शन लेते हैं वो स्किप करते भी, बिल्कुल करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्मार्ट स्टडी भी आपको करनी पड़ेगी और किताबों को भी आपको उठाना पड़ेगा, तब जा करके सक्सेस मिलती है, ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।